जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेद श्री त्रिवेदी और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स में रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, निवास स्थान एवं कर दायित्व। और इसी सेशन में आज ये दूसरा वीडियो हम लोग देखेंगे, जिसमें आज ये देखने वाले हैं कि फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और कंपनी, इन सभी का निवास स्थान का निर्धारण कैसे किया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि इंडिविजुअल अर्थात एक पर्सन का निवास स्थान का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि इनका निवास स्थान का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनी। बस, और इन्हीं दो वीडियो में मैं आपको एकदम रेजिडेंशियल स्टेटस को क्लियर कर दूंगा। पिछला वीडियो हमारा लगभग 27-28 मिनट का था, जिसमें मैंने इंडिविजुअल को एकदम बताया था। अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था आपको कि एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूं, और सारी इन्फॉर्मेशन है भी उस वीडियो के अंदर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको पहले प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से देख लीजिएगा। इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 21 एंड 22 की प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और आज हम लोग इस वीडियो में खत्म कर देंगे HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और कंपनी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भैया यहां पर देखिए, जब इसका हम लोग निवास स्थान का निर्धारण करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लें। वो दो पार्ट, पहला पार्ट करते हैं HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और दूसरे में रखते हैं फर्म, AOP बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और कंपनी। इन सब को एक तरफ रखते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग बात करेंगे HUF की, तो HUF फिर से इसको तीन पार्ट में तोड़ देते हैं। HUF या तो रेजिडेंट हो सकता है, या तो नॉट रेजिडेंट हो सकता है, और या तो नॉन रेजिडेंट हो सकता है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और कंपनी की, तो ये केवल दो ही हो सकता है। या तो ये रेजिडेंट होंगे और या तो फिर ये नॉन रेजिडेंट होंगे। अगर सेक्शन की बात करी जाए तो HUF को सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है और कंपनी को सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। बात क्लियर है? तो अब हम लोग देखते हैं कि फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और कंपनी, ये तो नॉट रेजिडेंट हो ही नहीं सकते। नॉट रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये या तो निवासी होंगे या अनिवासी होंगे। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिल्कुल इंडिविजुअल की तरह है, या तो क्या होगा, रेजिडेंट होगा, या नॉट रेजिडेंट होगा, या नॉन रेजिडेंट होगा। तो चलिए देखते हैं कि इनका निर्धारण किया कैसे जाएगा आखिर। तो भैया यहां पर भी आ जाइए। यहां हम लोग जब HUF की बात करेंगे, HUF अर्थात हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जहां पर पूरे परिवार का व्यवसाय किसी एक ही व्यक्ति के हाथों से संचालित होता है और वही व्यक्ति उसके परिवार का कर्ता माना जाता है। पूरी इनकम उसी के पास जाती है, पूरी इनकम पर वही टैक्स चुकाता है और बाद में टैक्स पेमेंट करने के बाद में परिवार के लोगों को वो उसमें से शेयर दे देता है। इसको कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है ना। चलिए, इसमें भी दो संप्रदाय हैं, खैर उनकी बात नहीं करते क्योंकि उसकी जरूरत हम लोग को यहाँ पर है नहीं। तो HUF की जब बात करेंगे तो रेजिडेंट कैसे मानेंगे, तो इसकी आधार शर्त आप मान लीजिए। जब HUF की बात करें तो इसकी आधार शर्त मान लीजिए क्या है भैया, इसकी आधार शर्त है इनका व्यापार
पूर्ण रूप से या अंशतः भारत में स्थापित हो या भारत से नियंत्रित हो। बिजनेस कंप्लीटली और पार्टली सिचुएटेड और कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ये इनकी है बेसिक कंडीशन। और अतिरिक्त शर्तें इनकी जो है, एडिशनल कंडीशन जो है इनकी भैया अतिरिक्त शर्त। अतिरिक्त शर्त क्या है इनकी, या शर्तें कह लें, ठीक ना, आधार शर्त ये शर्त ही कहो क्योंकि एक ही है। अतिरिक्त शर्तें एडिशनल वाली क्या हैं, तो व्यक्ति वाली हैं। व्यक्ति वाली ऐसे समझो, व्यक्ति वाली मतलब जो इंडिविजुअल में नहीं पढ़ा था, प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर में मिनिमम 2 ईयर्स एज अ रेजिडेंट वो इंडिया में रहा हो, और प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर में मिनिमम 730 डेज वो इंडिया में रहा हो। ये दोनों अतिरिक्त शर्तें थी, ठीक है। तो अब देखो यहां पे आओ, ये रेजिडेंट कब हो जाएंगे, कोई भी एचयूएफ कब रेजिडेंट हो जाएगा, जब उसका कर्ता, ध्यान देना यहां पर कर्ता, ठीक है ना, क्या भैया, कर्ता, जो पूरे एचयूएफ का मेन पर्सन है, जो लीडर है उस पूरी फैमिली का, कर्ता, इसको ये ऐसे कर लें, यदि कर्ता आधार शर्त और दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा करे। ठीक है ना। यदि कर्ता, जो उसका मुखिया है, जो उसका चेयरपर्सन है, वो क्या करे, बेसिक कंडीशन और बोथ एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, एचयूएफ, वो हो जाएगा रेजिडेंट इन इंडिया, भारत में निवासी माना जाएगा। अब यहां पर देखो, व्यापार का पूर्ण रूप से या अंशतः भारत में स्थापित या नियंत्रित का मतलब क्या है, भारत में स्थापित या नियंत्रित। स्थापित का मतलब तो यही हो गया कि भारत में स्थापित है, जैसे पतंजलि, ये कहाँ का व्यवसाय है, भारत का व्यवसाय है। अब ये चाहे जहां चला जाए दुनिया भर में, ठीक, ये भारत से, अभी समझ रहे हो ना, ये कहाँ का व्यवसाय है, भारत का व्यवसाय है। अब अगर अमेरिका में पतंजलि ने अपनी ब्रांच डाल दी, इंग्लैंड में अपनी ब्रांच डाल दी, ठीक, तो उसका नियंत्रण कहाँ से हो रहा है, नियंत्रण तो फिर भी हेड ऑफिस जो उसका बना हुआ है हरिद्वार में, और भी कुछ के कुछ हेड ऑफिस होंगे, वहीं से तो उसका नियंत्रण हो रहा है। तो नियंत्रण का तात्पर्य ये है, नियंत्रण का तात्पर्य क्या है कि आखिर उसको, व्यवसाय को संचालित करने के लिए डिसीजन कहाँ लिए जाते हैं। नियंत्रण का तात्पर्य है कि व्यवसाय को संचालित करने के लिए मुख्य रूप से जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो किस देश में बैठकर डिसीजन लिए जा रहे हैं। अगर वो भारत में बैठकर डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो फिर ये हो गया नियंत्रण का स्थान। और स्थापना का तात्पर्य होता है कि आखिर वो कहाँ पर स्थापित है, तो वो तो उसका निवास स्थान है ही है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि व्यापार के स्थापना या नियंत्रण का स्थान से तात्पर्य क्या है, ठीक है ना। तो अगर किसी भी एचयूएफ का व्यवसाय पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भारत में स्थापित है या भारत से नियंत्रित है, तो ये आधार शर्त हो गई। अब उसके साथ ही साथ उसका जो मुखिया है, वो एक व्यक्ति वाली दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरी कर रहा है, वो एक व्यक्ति वाली दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरी कर रहा है। 10 वर्षों में वो 2 वर्ष निवासी के रूप में रहा है, और 7 वर्षों में 730 दिन भारत में ऐसे ही रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो रेजिडेंट हो जाएगा, निवासी हो जाएगा। अच्छा, कब वो ये हो जाएगा, आधार शर्त तो पूरी करे, आधार शर्त पूरी करे, किंतु अतिरिक्त शर्त नहीं, शर्तें नहीं। अगर उसका कर्ता आधार शर्त तो पूरी करता है, आधार शर्त का मतलब है कि उसका व्यवसाय पूर्ण रूप से या अंशतः भारत में स्थापित है या भारत से नियंत्रित है, ये तो है, लेकिन उसका कर्ता दोनों व्यक्ति वाली दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा नहीं करता, तो अतिरिक्त शर्तों को पूरा न करने पर वो क्या हो जाएगा, नॉट रेजिडेंट हो जाएगा, भारत में असाधारण निवासी हो जाएगा।
अब बात करते हैं कि नॉन रेजिडेंट कब हो जाएगा। अरे नॉन रेजिडेंट का मतलब है आधार शर्त पूरी ना होने पर, आधार शर्त पूरी ना होने पर बस खत्म। अगर उसका व्यापार ना तो तनिक भी भारत में स्थापित है और ना तो तनिक भी भारत से नियंत्रित है, ठीक है ना। अब मेरी उंगली पे मत जाना तनिक इतना सा, ठीक ना। भारत में ना तो वो बिल्कुल भी स्थापित वो भारत में नहीं है, ना तो वो बिल्कुल ही नियंत्रित है भारत से, जहां स्थापित है वहीं से नियंत्रित है। तो ऐसा व्यापार, ऐसा HUF भारत में अनिवासी होता है। बात क्लियर है, ठीक है ना। आधार शर्त ये मैंने बता दी है। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में आपको ये आधार शर्त के नाम से नहीं मिलेगा, केवल ये बात लिखी जाएगी, तो यहां पर भी लिखी जाएगी, यहां पर भी लिखी जाएगी, यहां पर भी लिखी जाएगी। अब तुम इसको आधार शर्त बना दो तो सिर्फ बात तुम्हारा कैसे काम चल जाएगा, आधार शर्त कहने पर ही काम चल जाएगा। इस वजह से मैंने इसको आधार शर्त बना दिया है। बात क्लियर है, ठीक है ना। तो HUF भैया, उसका व्यापार पूर्ण रूप से या अंशतः भारत में स्थापित है, भारत से नियंत्रित है और उसका कर्ता दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा करता है, एक व्यक्ति वाली तो रेजिडेंट। भारत में उसका व्यापार मुख्य पूर्ण रूप से या अंशतः स्थापित है या नियंत्रित है, लेकिन एक व्यक्ति वाली दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा नहीं करता तो नॉट रेजिडेंट है। और उसका जो कर्ता है वह, और जो HUF है उसका व्यापार ना तो भारत में स्थापित है ना भारत से नियंत्रित है, बस इतने पर ही वो अनिवासी हो जाएगा। ये हो गया HUF और यहां से HUF हो जाता है खत्म। अगर इतना तुमने पढ़ लिया तो बात खत्म। चलो चलें फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और कंपनी की ओर। भैया ये तो या तो होंगी क्या, रेजिडेंट होंगी, या तो होंगी नॉन रेजिडेंट। नॉट रेजिडेंट का कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है ना। तो कैसे, कंपनी की बात करें, फर्म की बात करें, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात करें, तो ये रेजिडेंट कब होंगे। नंबर 1, भारतीय कंपनी। एक भारतीय कंपनी जो होती है वो भारत में हमेशा रेजिडेंट ही होती है। भारतीय कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत वर्तमान में या इससे पूर्व के किसी भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत भारत में रजिस्टर्ड अर्थात पंजीकृत हुई थी, उस कंपनी को कहा जाता है भारतीय कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है ना, घरेलू कंपनी। तो जो कंपनी भारत में भारतीय कंपनी अधिनियम वर्तमान में 2013 या पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत भारत में रजिस्टर्ड पंजीकृत हुई थी, वो कंपनी भारत में हमेशा होती है निवासी। दूसरी कौन कंपनी, कंपनी का नियंत्रण, प्रभावी नियंत्रण, कंपनी के प्रभावी नियंत्रण का स्थान भारत हो। अगर कंपनी के प्रभावी नियंत्रण, समझना ये प्रभावी नियंत्रण का मतलब क्या है, ठीक है ना। कंपनी के प्रभावी नियंत्रण का स्थान क्या है, भारत है। कंपनी कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना, और कंपनी रजिस्टर्ड फ्रॉम इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस कंपनीज एक्ट। ये दो चीजें कही गई, अगर ये दोनों में से कोई एक है तो वो रेजिडेंट है, नहीं है तो नॉन रेजिडेंट है। तो ये है क्या, पहली बात तो समझ ही गए हो, भारतीय कंपनी कौन। दूसरी कंपनी प्रभावी नियंत्रण का स्थान। प्रभावी नियंत्रण का स्थान का मतलब है कंपनी का एजीएम कहां होता है, कंपनी का एजीएम, एनुअल जर्नल मीटिंग कहां होता है, कंपनी का एनुअल जर्नल मीटिंग, जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में एजीएम, साधारण वार्षिक सभा या सामान्य वार्षिक सभा, ये कहां होती है। अगर ये एजीएम भारत के अंदर होती है, इसका मतलब है कंपनी की जब एजीएम होती है तो वहीं पर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग जो हैं वो शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर के कंपनी के लिए निर्णय लेते हैं। कहां लेते हैं निर्णय, कहां से होते हैं, एजीएम में ही तो निर्णय लिए जाते हैं। तो भैया यहां प्रभावी नियंत्रण का मतलब क्या है, कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो डिसीजन मेकिंग होती है, अगर वो भारत से हो रही है तो फिर वो वो कंपनी भारत में क्या हो जाएगी, रेजिडेंट हो जाएगी, ठीक है ना। या क्वेश्चन के अंदर घुमा के तुमको दे रहा है कि कंपनी का हेड ऑफिस जो है वो इंडिया में है। क्या है, कंपनी का जो हेड ऑफिस है
कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, भारत में है, ठीक ना। हेड ऑफिस ऑफ अ कंपनी, ठीक, कहाँ है, तो इन इंडिया। अगर किसी कंपनी का हेड ऑफिस इंडिया में है तो जितने भी डिसीजन होंगे वो कहां से लिए जाएंगे, हेड ऑफिस से लिए जाएंगे। अब अगर हेड ऑफिस से सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं, हेड ऑफिस इंडिया में है, तो प्रभावी नियंत्रण का स्थान क्या हो गया, भारत हो गया। तो या तो तुमको क्वेश्चन के अंदर क्या बोलेगा, कंपनी का हेड ऑफिस इंडिया में है, तो तुम समझ जाओ अपने आप क्या है भाई, समझना यहां पर कि कंपनी के प्रभावी नियंत्रण का स्थान इंडिया है। कंपनी फॉरेन है भले ही, लेकिन उसका नियंत्रण कहां से हो रहा है, भारत से हो रहा है, ठीक है ना, बात क्लियर है। और भारत में भी नहीं बोलेगा, कभी बोलेगा कोलकाता से हो रहा है, चेन्नई से हो रहा है, ठीक, हरिद्वार से हो रहा है, आगरा से हो रहा है, मुंबई से हो रहा है, दिल्ली से हो रहा है, बेंगलुरु से हो रहा है, तो समझ जाना इंडिया की बात हो रही है, ठीक है ना, एकदम समझ आ रहा है। तो भैया अगर ये दो बातें हो रही हैं, भारतीय कंपनी है तो वो रेजिडेंट है, अगर कंपनी के प्रभावी नियंत्रण का स्थान भारत है तो वो क्या हो जाएगी, निवासी है, और ये दोनों बातें नहीं होने पर वो क्या हो जाएंगे, अनिवासी हो जाएंगे। उक्त दोनों बातें ना होने पर, उक्त दोनों ही बातें ना होने पर दोनों बातें अगर नहीं होंगी तो ये क्या हो जाएंगे, ये नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे, अनिवासी हो जाएंगे और बात खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद है आपने इसको भली बात समझ लिया होगा। और इसके बाद अब रेजिडेंशियल स्टेटस में समस्या कहां है, सब कुछ तो खत्म हो गया, ठीक है ना, सब कुछ तो खत्म, फिनिश एकदम। कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आओ कमेंट बॉक्स में बताओ, हमको उस पर भी आते हैं और वीडियो आपके लिए बनाते हैं। अदरवाइज तो सब कुछ खत्म। अगर पर्सन की बात करेंगे तो वो रेजिडेंट हो सकता है, नॉट रेजिडेंट हो सकता है, नॉन रेजिडेंट हो सकता है, पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। अगर HUF की बात करी जाए तो वो भी बिल्कुल पर्सन की तरह हो सकता है, बस उसकी आधार शर्तें अलग अलग हैं। एक पर्सन और एक HUF की आधार शर्त अलग अलग है, एडिशनल कंडीशन सेम है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फर्म और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या कंपनी की बात करेंगे तो सेम यही चीज है। अगर वो भारतीय कंपनी है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगी, भारत में रेजिडेंट, उसके प्रभावी नियंत्रण का स्थान भारत है तो भारत में वो रेजिडेंट। अगर ये दोनों बातें उक्त दोनों बातें नहीं हैं तो फिर वो भारत में नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। अब यह एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, हम लोग देखेंगे कि कोई भी ये जितना सब कुछ हमने पढ़ा है ये भारत के अंदर इन तीन में से कुछ भी हो सकते हैं, इनको देखें तो दो में से कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर कोई पर्सन, अगर कोई HUF, अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अगर कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, अगर फर्म, अगर कंपनी किसी भी प्रीवियस ईयर में, इसके लिए सेक्शन कौन बोलता है, इसके लिए सेक्शन है सेक्शन 6 सब सेक्शन 5। ये क्या कहता है, इन उक्त में से सभी के सभी, उक्त में से सभी के सभी किसी भी प्रीवियस ईयर में यदि किसी एक इनकम के लिए रेजिडेंट, नॉट रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट हो जाते हैं तो इस सेक्शन के अंतर्गत वह उस प्रीवियस ईयर की संपूर्ण इनकम के लिए वही रहेंगे। अर्थात आपका रेजिडेंशियल स्टेटस एक वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है। एक वर्ष में एक बार ही आप रेजिडेंशियल स्टेटस में जाएंगे। अगर रेजिडेंट हो गए किसी एक इनकम के लिए तो सबकी सब इनकम के लिए रेजिडेंट, अगर नॉट रेजिडेंट हो गए तो सबकी सब इनकम के लिए नॉट रेजिडेंट, अगर नॉन रेजिडेंट हो गए तो सबकी सब इनकम के लिए नॉन रेजिडेंट। एक वर्ष में केवल एक बार आपका रेजिडेंशियल स्टेटस तय किया जाएगा, बार बार तय नहीं किया जाएगा। यह कहता है सेक्शन 6 सब सेक्शन 5। भैया यदि इतना आपने समझ लिया है तो समझ लीजिए रेजिडेंशियल स्टेटस हमने जान लिया, अब हमको जानना है टैक्स लायबिलिटी। उम्मीद है इस चीज को आपने भली भांति समझ लिया होगा। जैसा भी समझे हो हमको भी बताया करो, कमेंट बॉक्स में आकर के हम अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर दें आप, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में साझा करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि मेरे सारे वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अपना स्नेह देने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।